हेलो एवरीवन, वेलकम। ये हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म के ऊपर, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो इस क्लास 10th का। इसमें हमने पहली वीडियो में समझा, इसके पहले पार्ट में हमने समझा कि फेडरलिज्म होता क्या है, कितनी टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, फेडरलिज्म फेडरेशन होती है, एक कंट्री को फेडरल क्या बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, राइट। अब हमें देखना है इंडिया में क्या है। इंडिया में फेडरलिज्म है, ये हमने जान ही लिया, ठीक है। अब जानेंगे हम कि फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल कैसे हो पाया, सेंटर और स्टेट के क्या कैसे आपस में रिलेशन है, हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी को हमने कैसे सजो के रखा है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये टर्म यूज़ किया था जब हमने लोकल गवर्नमेंट की बात करी थी, तो मैंने टर्म यूज़ किया था डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, कि क्या है फेडरलिज्म के सक्सेस के रीज़न, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानेंगे। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic polity in our country. जो सक्सेस है फेडरलिज्म का इंडिया में, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को ही दिया जाता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि जिसमें हर कोई भाग लेता है, गवर्नमेंट फॉर पीपल बाय पीपल, है ना, ऐसा है ना। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसी की वजह से ये देश इतना डाइवर्स होने के बाद भी टिक पाया है। This ensured the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country. हमारी कंट्री में, क्योंकि हमें जब दूसरों को रिस्पेक्ट देने लग जाए, जब हम दूसरों की बात सुनने लग जाए, अपने से अलग लोगों को टॉलरेट करने की हमारे में कैपेसिटी हो, हम हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट देते हो, तो उनके पास कोई रीज़न ही नहीं बचता हमसे डिससेटिस्फाई होने का, है ना, और अलग होने का। परिवार में भी जैसे कि हम देखते हैं, परिवार में भी डिवीजन क्यों होती है, क्योंकि एक की सुनी जाती है, एक की नहीं सुनी जाती है, कोई किसी चीज़ को लेके ना खुश होता है। तो अगर हम ऐसे मेन चीज़ें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाएं, एक दूसरे को समझने लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई डिवीजन नहीं होगी। रीज़न ऑफ सक्सेस इन इंडिया, रीज़न सक्सेस के ये हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट की क्रिएशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सक्सेस का। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. This was done to ensure that people who speak the same language lived in the same state. देखो, हमारा देश जैसा अभी दिखता है, जो ये फोटो आपको दिख रही है, वैसा शुरू से नहीं था। हमारे देश में बिल्कुल आर्टिफिशियली स्टेट डिवाइडेड थे, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी जगहों से ये सारी डिमांडें आने लग गई कि हमें अपना अलग से स्टेट चाहिए, अलग से स्टेट चाहिए। तो एक स्टेट कमीशन बनाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। उस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने डिसाइड किया कि देश को लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट, देश में लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट्स बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे पंजाबी है, यहाँ पे हिंदी है ना, यहाँ पे उर्दू, हिंदी, ये तो ये अलग अलग तरह से कि लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने दूसरों की लैंग्वेज को भी, एक अलग स्टेट की डिमांड जो थी चल रही थी, लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट किया। स्पेशली साउथ इंडिया में देखो, यहाँ पे तेलुगु आंध्र प्रदेश बन गया, कन्नड़ा कर्नाटका है, और केरला में मलयालम है, और तमिलनाडु में तमिल है। तो इस तरह से हमने अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेजेस की, वहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करी, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है वो कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोजली नेट होता है। Some states were created not on the basis of the language but to recognize the differences based on culture, ethnicity और geography. कुछ स्टेट थे जो ऐसे बनाए गए जो कि लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाए गए हैं। इन स्टेट्स को बनाया गया है या तो एडमिनिस्ट्रेशन की इजीनेस के लिए कि भाई ठीक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, या जोग्राफी वहाँ की कुछ अलग थी, या कल्चर वहाँ का बिल्कुल अलग था, एथनिसिटी अलग थी। जैसे नागालैंड है, वहाँ का केस ही ये था कि वो लोग देश
से ही अलग होना चाहते थे, तो इससे बेटर हमने ऑप्शन सोचा कि ओके आपको एक अलग स्टेट दे देते हैं, तो स्टेट अपनी तरह से स्टेट को रूल कर सकता है, राइट। तो इस तरह से ये नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमने अलग किया, स्टेट्स को बनाया, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बट किसी और बेसिस पे। ओके, दूसरा है जो वो है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जो दूसरा टेस्ट है हमारी इंडियन फेडरेशन का वो निकला लैंग्वेज पॉलिसी में। पहला टेस्ट तो हमने पास कर लिया जब हमने स्टेट क्रिएट करे, दूसरा टेस्ट स्टार्ट हुआ हमारा जब हमारी लैंग्वेज पॉलिसी आई। ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेज हैं, तो हम एक किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा कैसे दे दें। सो हिंदी को, बट ये भी नहीं है कि जो ऑफिशियल काम है वो सारी लैंग्वेजेस में करे, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत ज़्यादा है देश के अंदर। तो इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट जो भी चाहते हैं स्टेट अपनी लैंग्वेज में वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और रख सकते हैं, ऐसा किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी, ठीक है। बट और दूसरी चीज़ देखने वाली यहाँ पे ये भी है कि जो 40% इंडियंस है सिर्फ उन्हीं की लैंग्वेज हिंदी है और 60% तो पता नहीं दूसरी लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। देयरफॉर देयर आर मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज, जो ये रेड पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ उतना पोर्शन ही हिंदी बोलता है, बाकी सारा पोर्शन हिंदी नहीं बोलता है। तो ऐसे ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने सारी लैंग्वेजेस जो दूसरी मेजर लैंग्वेजेस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया। कन्नड़, तमिल, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस को हमने रिकॉग्नाइज किया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल है, उस शेड्यूल में हमने इन लैंग्वेजेस को जगह दी है, हमने इन लैंग्वेजेस को जगह दी है। गवर्नमेंट एग्जाम वाले अगर सोच रहे हैं शेड्यूल के बारे, शेड्यूल क्या है क्या नहीं है, तो 12 शेड्यूल्स हैं। तो 12 शेड्यूल में से जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर वो लैंग्वेज को लेके है, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी अभी चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। Hindi was not imposed on non-Hindi area for most of the period after the independence। जो हिंदी थी वो नॉन हिंदी एरिया के ऊपर इम्पोज नहीं की गई। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंसीडरेट थे इस बात को लेके कि दूसरे लोगों की भावनाएं हर्ट नहीं होनी चाहिए, कि पता चले हमने हिंदी को भाषा बना दिया और वो लोग भड़क जाएं कि हमारी भाषा को नहीं माना, हमारी भाषा क्या हिंदी से कम है या कुछ भी है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडिया में दी गई उसकी वजह से हमारे देश में श्रीलंका जैसा हादसा होने से बच गया। जैसे श्रीलंका में जो सिन्हला लैंग्वेज है उसको ही बहुत ज़्यादा माना, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और फिर वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अलग करने के लिए, या तमिल्स जो हैं वो अपने आप को अलग करने के लिए खड़े हो गए। तो इस तरह से देश में डिवीजन होने से बच गया। जैसे ये देखो सब स्टेट्स की लैंग्वेज अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस लिखे सब भी बैठे हैं और हमने सबका मान रखा है, ठीक है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जानेंगे। Situation during Congress monopoly. For a major period after independence, the same party was in power both at the center and in the most part of the country. Those were the days of Congress monopoly in India. अब देखो कांग्रेस की मोनोपोली, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी ही कांग्रेस और लोग सपोर्ट भी करते थे कांग्रेस को। तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट स्टेट्स में आती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट बनती थी वो ही कांग्रेस के लोग बनते थे और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी। अब एक ही पार्टी की दोनों जगह पे पावर में आने से, तो जो जैसे कि कार्टून में भी दिख रहा है कि जो स्टेट्स है उनको कम पावर मिलती थी, सेंटर अपनी पावर ज़्यादा चलाता था। क्योंकि क्योंकि जो हेड है पार्टी के, जो हेड है वो तो सेंटर में ही रूल कर रहे हैं ना, तो वो स्टेट्स को एडवाइस करते थे ऐसा ऐसा करो वैसा वैसा करो, तो वो करते थे। तो स्टेट्स अपनी पावर खुल के नहीं आजमाते थे। इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन
to dismiss the state government that were controlled by rival party. ऐसे टाइम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अच्छा हथियार है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। तो वो क्या करती हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर रूल नहीं हो रहा है या स्टेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अभी भी हमने रीसेंट एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक रीसेंट एग्जांपल देखा है कि अपनी राइवल पार्टी सेंटर ने क्या किया कि उसकी राइवल पार्टी ना रहे पावर में, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही गिरा दिया। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले भी ये हुआ करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना रहने दे स्टेट गवर्नमेंट को पावर में, वहाँ पे कुछ और प्रेसिडेंट रूल लगा दे या उनके एमएलए खरीद फरोख्त कर ले, कुछ भी ऐसा हो सकता था। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इन सब चीज़ों से फेडरलिज्म जिस पर्पस के लिए बना था कि पावर अलग अलग हो, ये सब हो, वो तो पर्पस ही खत्म हो गया, वो पर्पस ही नहीं रहा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी। तो हमारे यहाँ कुछ टाइम तक तो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह ही काम होता रहा है। सिचुएशन इन द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन गवर्नमेंट देखो क्या होती है, जो ये पिक्चर है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, एक जगह साइकिल है, एक जगह ये फूल सा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ और बना हुआ है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे दूसरे लीडर दिखा रखे हैं। यहाँ पे ये क्या है, 1990s के बाद सिचुएशन चेंज होने लगी। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, और ये अलग अलग पार्टीज जो दूसरी पार्टीज आने लगी। तो ये जो टाइम था, ये टाइम था कोलिशन गवर्नमेंट का। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट होती है जब किसी एक पार्टी को, किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले और वो खुद से सरकार ना बना सके, तो वो दूसरों से मिलके वो बोलती है कि चलो हम दोनों मिलके मेजॉरिटी बना लेते हैं और सरकार बना लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। समझ आई? जब कोई एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ना बना सके, कोई एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट ना बना सके, तो वो दूसरों के साथ मिलके, दूसरी पार्टी के एमएलए के साथ मिलके बोले कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलजुल के सरकार बना लेते हैं। तो ये मेलजोल की सरकार होती है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। एज अ रिजल्ट न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो कोलिशन में आपने अलग अलग पार्टीज को लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो कि ये बैठी हुई हैं कुर्सी पे, लेकिन कितने लोगों के सपोर्ट से बैठी हुई हैं, है ना। और ये सारे जो लोग हैं ये क्यों सपोर्ट करेंगे जब तक आप इनको इनकी पावर नहीं दोगे? तो इसलिए हमें पावर शेयर करनी पड़ी। सेंटर अपनी मर्जी नहीं चला सकता था, सेंटर को पावर शेयर करनी पड़ी दूसरों के साथ। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर की, तो फेडरलिज्म का अच्छा उपयोग हुआ। ठीक है। इट कैन बी सेड दैट नाउ फेडरलिज्म इज मोर डेवलप्ड इन इंडिया। तो अब बोला जा सकता है कि फेडरलिज्म डेवलप्ड है इंडिया में। Linguistic diversity of India. 1991 census recorded more than 1500 distinct languages which people mentioned as their mother tongue. मतलब 1500 लैंग्वेजेस तो उन्होंने अपनी मदर टंग बताई हैं। These languages were grouped together under some major language. ये जो लैंग्वेजेस थी, ये बोलियां हैं बेसिकली, इनको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं, बोलियां। कि जैसे हरियाणवी एक बोली है, भाषा थोड़ी है, तो ये हरियाणवी किस भाषा के अंडर आएगी? हिंदी के अंडर आएगी। तो ऐसे भोजपुरी एक डायलेक्ट है, हिंदी की ही बोली है, तो ऐसे वो हिंदी के अंडर आएगी। सो ऐसे करके ग्रुप कर दिया गया। इवन आफ्टर ग्रुपिंग 114 मेजर लैंग्वेजेस आएगी, 114 लैंग्वेज हो गई ग्रुपिंग करने के बाद भी। इनमें से जो 22 लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल में हैं और इनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज कौन सी हैं, ये आप गूगल करिए कि 22 लैंग्वेज कौन सी हैं शेड्यूल करके। वैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अगर आप नोट करना चाहें तो। ये देखिए, ये लैंग्वेजेस हैं आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं आपकी क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। इसके अलावा बहुत सारी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जो कि शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है बट इंडिया में यूज की जाती है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
What is decentralization? First of all, let us understand. When power is taken away from center and state government and is given to local government, it is called decentralization. जब पावर आप सेंटर और स्टेट दोनों से लेके एक और निचले लेवल पे लोगों को पावर दे देते हो, लोकल लेवल पे पावर दे देते हो, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू टू टियर्स ऑफ गवर्नमेंट. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमारी तो एक स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है जितनी कि यूरोप की कंट्रीज की होती होगी. तो ऐसे इतनी सारी जनता को मैनेज करने के लिए हम नहीं बोल सकते कि स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है. हमें जो लोकल नीड्स हैं, इतनी डाइवर्स चीज़ें हैं हमारे एक ही स्टेट के अंदर, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है. तो लोकली लोगों के पास कोई ना कोई पावर का सोर्स होना चाहिए, तो वो लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन है. अ वास्ट कंट्री कैन नॉट रन थ्रू टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. दो टीयर्स पे नहीं चल सकती है. लोकल गवर्नमेंट, वी नो दैट द स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स इन टर्म ऑफ वेराइटी, डायलेक्ट्स, ईटिंग हैबिट्स एंड कल्चर, है ना. बोलियों में, खाने पीने में, कल्चर में, इन सब में डिफरेंस होता है स्टेट के अंदर ही, खुद स्टेट के अंदर ही. दस देयर इज नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट. इसलिए ज़रूरत है पावर शेयर करने की कि इन स्टेट्स के बीच में भी खुद में स्टेट्स के अंदर ही अंदर पावर शेयर हो. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स वन टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. इसलिए इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक टियर ऑफ गवर्नमेंट यूज़ किया गया है, वो लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, वार्ड, ये कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश होती है, ये हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. अभी हम चलते हैं. दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, thus resulted in third tier of government called local government. A major step toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी उस टाइम पे 1992 में. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल बॉडीज. नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट. जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी ना, ये हवा में नहीं बना दी गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि ये गवर्नमेंट बनानी मैंडेटरी है, क्योंकि अब लिखित में हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, तो सारे स्टेट्स को बनानी ही पड़ेंगी, बनेगी ही बनेगी, और इनके पास अपनी अलग से पावर्स होंगी. स्टेट जो ये इलेक्शन होते हैं लोकल बॉडीज़ के, इसमें सीट्स जो होते हैं रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इवन औरतों के लिए भी, वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. अब हम कुछ केस स्टडी देखते हैं. पोर्टो एलिगरी ब्राज़ील में एक जगह है. अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलिगरी इन ब्राज़ील हैज़ कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी experiment in combining decentralization with participative democracy. यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है ये कि कैसे लोकल लोगों के साथ मिलके, लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ गवर्नमेंट को चलाया जा सकता है. The city has set up parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decision for their city. जो सिटी के लोग हैं वो सारे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये हाँ या ना में शायद जवाब दे रहे हैं कि क्या चीज़ इन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना, इसके ऊपर. तो वो ये सब के सब लोग, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 13 लाख पीपल इन द सिटी गेट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट और देयर ओन सिटी. जो बजट है उस बजट बनाने में इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोगों की बात सुनी जाती है. लोग जैसे दिल्ली में बोलते हैं मोहल्ला सभा, तो एक काइंड ऑफ ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन यूज़ किया जा रहा है. केरला में इन आवर ओन कंट्री अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरिया इन केरला में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें कि जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पे बैठे हैं ना, देखो, ये लोग प्लान बनाने में, डेवलपमेंट प्लान बनाने में हेल्प करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि स्कूल बनना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, या हमें स्टाफ की ज़रूरत है, या रोड की ज़रूरत है, या पानी की ज़रूरत, जो भी है वो प्लान बनाने में ये लोग हेल्प करते हैं. अब इसमें क्यों है ये अच्छी बात क्यों है? ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं उन्हें अपनी नीड्स का ज़्यादा पता होता है कि कौन सी नीड, कि कौन सी चीज़ें
उन्हें चाहिए कौन सी चीज़ें, उन्हें नहीं चाहिए, है ना। तो उन्हें अपनी नीड्स का ज़्यादा पता होता है, तो उन्हीं से पूछ लो, बेटर है। तो उनसे पूछ लेते हैं, उनसे पावर शेयर हो जाती है, वो भी डेमोक्रेसी में पार्टी चीज़ों को वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टम को समझ पाते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। एंड और क्योंकि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो डिग्निटी बढ़ती है, वो भी अपने आप को मानता है कि हाँ सिस्टम में मेरी भी से है ना। तो देश में यूनिटी भी बढ़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होती है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का एक फ़ायदा और हुआ है कि औरतों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन जो है औरतों को दी गई है, 1/3 ऑफ द सीट जो है वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है। तो जब तो इसकी वजह से अगर 1/3 सीट रिजर्व्ड है तो इतनी तो औरतें कम से कम होंगी ही होंगी लोकल बॉडीज़ में। तो इससे औरतों की वॉइस जो है वो सामने आने लगी हैं, औरतें पार्टिसिपेट करने लगी हैं, उनकी बातें सुनी जाने लगी हैं। नहीं तो हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है ना। औरतों की बातें कोई ज़्यादा उनका नज़रिया कोई ज़्यादा सुनता समझता है नहीं। तो इसलिए इसके थ्रू हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो लर्निंग आउटकम में बेसिकली हमने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल कैसे है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी से, लिंग्विस्टिक स्टेट से, सेंटर स्टेट रिलेशन इनिशियल ईयर्स में कैसे से, आज़ादी के इमीडिएटली बाद कांग्रेस मोनोपोली थी तो इसलिए सेंटर ज़्यादा अपनी चलाया करता था और स्टेट्स की उतनी नहीं चलती थी। बट 1990 के बाद और बहुत सारी पार्टीज आ गई जिसकी वजह से पावर शेयर होने लग गई। ठीक है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आ गया। गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए तो ये सेपरेटली थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो आप लोग मेरी जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो पॉलिटी की वीडियो है उसमें से देख सकते हैं। बाकी 10th वाले बच्चों के लिए तो इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंडिया में कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 8 शेड्यूल है, शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना। तो ये सब कुछ आज हमने कवर अप किया अपने वीडियो में। फिर हमने डिसेंट्रलाइजेशन को देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर शेयर करना बेसिकली, है ना, लोकल लेवल पे पावर शेयर करना। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड आपको कुछ डाउट है तो मुझसे मेरी डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।